हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं पंकज कुमार आपको मध्यकालीन इतिहास से संबंधित अगली कक्षा लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज हम लोग बात करेंगे जलालुद्दीन जो अकबर होते हैं, उन्होंने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए ऐसी कौन सी रणनीति अपनाते हैं या अपने साम्राज्य विस्तार के लिए कौन सी ऐसी योजनाएं लाते हैं जो उनकी प्रजा होती है, उनके प्रजा के हित में होता है। ऐसे तमाम बिंदुओं के बारे में आज की कक्षा में हम लोग उपस्थित होंगे। एक बार हम लोग पिछली कक्षा को रिवीजन कर लेते हैं कि पिछली कक्षा में हमने क्या अध्ययन किया था। अगर अध्ययन करने का क्रम होता है, अगर पिछली कक्षा आप एक बार रिवीजन करेंगे तो जिसमें क्या होता है, आपको एक तारतम्यता बन जाती है जिसको अगली कक्षा आपको पढ़ने में भी आसानी होती है और समझने में भी आसानी होती है। जो आपकी पिछली कक्षा रहती है वो आने वाली जो कक्षा होती है उससे कनेक्ट होता है। तो इसी वजह से आपको जो पिछली कक्षा होती है रिवीजन कराया जाता है, जिससे आप में एक रोचकता है। फिर उसके बाद जो आज वाली कक्षा रहे उसको निरंतरता बनाए रखें। चलिए देखिए, कल की कक्षा में आपको बताया गया था जो जलालुद्दीन अकबर होते हैं वे एक मुस्लिम शासक होते हैं। क्या होता है, एक मुस्लिम शासक होने के साथ साथ उन्होंने अपने साम्राज्य को इस तरह सुदृढ़ करते हैं और इस तरह अपने साम्राज्य को बनाते हैं कि जैसे हर वर्ग का कह सकते हैं कि कोई भी साम्राज्य हो, अगर उस साम्राज्य को काफ़ी लंबे समय तक स्थापित करना है तो उसमें हर वर्ग के लोगों को सहयोग चाहिए। चाहे जिस भी समुदाय के हो या चाहे हिंदू धर्म के हो या मुस्लिम धर्म के, उस सभी लोगों का सहयोग होना चाहिए। जो होते हैं अकबर होते हैं वे दूरदृष्टि के शासक होते हैं, दूरदृष्टि सोच के शासक होते हैं। उन्होंने इसी रणनीति पे काम करते हैं। उस समय बात की जाए तो जो उनके साम्राज्य था, उस साम्राज्य में जो बहुसंख्यक लोग हैं हिंदू धर्म के लोग थे, कह सकते हैं बहुसंख्यक लोग हिंदू थे। उन्होंने हिंदू और मुस्लिमों को सहयोग किया या कह सकते हैं एक दूसरे के पास एक दूसरे को एक स्पर्धा जो उन दोनों में एक दूसरे जो लोग थे, कह सकते हैं उन दोनों में जो स्पर्धा हो रही थी, उन दोनों स्पर्धाओं को कम करने के लिए वे हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर देते हैं। इस जोर देने में कई कई कारण हो सकते हैं। जैसे पहले तो क्या होता है, जैसे अगर कोई दो समुदाय अगर किसी भी प्रशासन में या किसी भी राज्य में रह रहे तो वे दोनों प्रशासन में कहीं विद्रोह होने की शंका रहती है। इन शंकाओं या कह सकते इन विद्रोह के कारणों को दबाने के लिए उन्होंने ये रणनीति अपनाते हैं, ताकि अगर सभी समुदायों का सहयोग रहेगा तो साम्राज्य विस्तारपूर्ण कह सकते हैं शुद्ध समृद्ध पूर्वक चलता रहेगा। ये तो ये फैक्ट था। आपको दूसरा बताया गया था उन्होंने, और इसी के साथ जो अकबर होते हैं उन्होंने जो उनका साम्राज्य होता है, साम्राज्य में जितने भी अधिकारी होते हैं या खुद स्वयं अकबर जो होते हैं, उन्होंने अपने साम्राज्य में सभी पदाधिकारियों के उनके कर्तव्यों के बारे में निहित या उनके जो भी कर्तव्य होते थे उन कर्तव्यों को पूरा करने के लिए जो भी योजनाएं होती थी उन योजनाओं को पूर्णता करने के लिए उनके पास एक सारणी बनाई जाती थी, ताकि वे भी अपने जो भी उनके कार्य होते थे उन कार्यों को उसी समय में और सभी लोगों के साथ एक सहिष्णुपूर्ण संबंध रहे या कह सकते हैं अच्छे व्यवहार है, ताकि जो उनकी प्रजा होती है उनके प्रजा को कम से कम दुख या कह सकते हैं कम से कम भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता है। ये होता है जैसे जो अकबर होते हैं उन्होंने ही उनका और उनके जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, ताकि जनता में उनके प्रति एक हर्षोल्लास रहे या कह सकते हैं एक दूसरे के प्रति प्रेम सौहार्द बना रहे। इसके बाद आपको बताया गया था जो अकबर होते हैं, अकबर का साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक विस्तार था। अगर बात की जाए तो जो जलालुद्दीन अकबर होते हैं उनके साम्राज्य की बात की जाए तो उनका साम्राज्य होता है अफगानिस्तान से लेकर गोदावरी नदी के क्षेत्र तक। ये साम्राज्य कह सकते हैं जलालुद्दीन अकबर का ये साम्राज्य था। और इसी के साथ बताया गया था उन्होंने चाहे जिस धर्म के लोग होते हैं, अकबर जो होते हैं सभी धर्मों के साथ धर्मनिरपेक्षपूर्ण व्यवहार रखते थे या कह सकते हैं सहिष्णुपूर्ण व्यवहार रखते थे। अगर किसी भी साम्राज्य को विस्तार करने के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण जरूरी है। और इसी के साथ जो अकबर होते हैं या कह सकते हैं जलालुद्दीन अकबर होते हैं, इनकी तुलना किससे की जाती है, इनकी तुलना की बात की जाती है, इनका तुलना किया जाता था जो प्रसा के राजकुमार होते हैं या प्रसा के जो शासक होते थे, फेडरिक जो महान थे उनके साथ तुलना की जाती थी। इसी के साथ साथ जो ब्रिटिश राजकुमारी होती थी, ब्रिटिश राजकुमारी एलिजाबेथ जो थी, उनकी जो प्रबुद्ध और निरंकुशता का शासन करने का जो तरीका था उनके साथ तुलना किया जाता था। ये आपको बताया गया था कल की कक्षा में। आज की कक्षा में हम लोग बात करेंगे जो अकबर होते हैं ना, उन्होंने अपने शासनकाल में जैसे आपको बताया गया था जो हुमायूं होते हैं, हुमायूं के शासनकाल में बीच में 15 वर्ष जो होता है वो सत्ताच्युत हो जाते हैं। सत्ताच्युत का मतलब आपको बताया गया था कि वे शासन से हट गए थे, कह सकते हैं उनके स्थान पर सूर्यवंश कार्यकाल प्रारंभ हो गया था। जब अंत में हुमायूं जो होते हैं शासन प्राप्त करते हैं, ये कह सकते हैं दिल्ली की बागडोर प्राप्त करते हैं, उसके बाद जो उनकी शासन व्यवस्था होती है, कह सकते हैं जितनी भी प्रशासनिक व्यवस्थाएं होती है वे काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं। फिर उसके बाद अकबर जो होते हैं अकबर शासक बनते हैं। शासक बनने के क्रम में उन्होंने सबसे पहले क्या करते हैं, अपने जो पुनर्गठन करते हैं, सैन्य व्यवस्था को पुनर्गठन करते हैं। अगला बिंदु क्या होगा, आज का पहला बिंदु क्या होगा, अगर पहले बिंदु की बात की जाए
जो अकबर होते हैं उन्होंने अपने साम्राज्य को समृद्ध और सुदृढ़ बनाने के लिए सबसे पहले उन्होंने अपने जो सैन्य व्यवस्था होती है उसको पुनर्गठन करते हैं। जिस तरह पहले उनकी सैन्य व्यवस्था होती थी उसी तरह उन्होंने पुनः अपने शासनकाल में सैन्य व्यवस्था स्थापित करते हैं। देखिए जो अकबर होते हैं, अगला बिंदु क्या है, अकबर अपने शासनकाल में, अकबर अपने शासनकाल में, अपने शासनकाल में पुनर्गठन सैन्य व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था पुनर्सैन्य व्यवस्था क्यों गठन करते हैं? गठन करने का एक ही रीजन था, जो हुमायूं थे, हुमायूं के शासनकाल में जो उनकी सैन्य व्यवस्था थी काफ़ी क्षतिग्रस्त हो जाती थी, या कह सकते हैं काफ़ी कमज़ोर हो जाती थी या छीण हो गई थी। उन्हीं अपन जो सैन्य व्यवस्था थी उसी को सुदृढ़ करने के लिए उन्होंने पुनर्गठन करते हैं। जो उनकी सैनिक होते हैं, सैनिकों को अच्छे शस्त्र दिए जाते थे, अच्छे वस्त्र दिए जाते थे, उसके साथ उनको नगद वेतन दिया जाता था। आखिर जिस भी सैनिक को या कह सकते हैं जो भी व्यक्ति होगा अगर नगद वेतन पाएगा वो कार्य करने के लिए उतना ही तत्पर रहेगा, कह सकते हैं उसके प्रति जो या राजा होंगे या कह सकते हैं जिसके प्रति भी रहेंगे वो एकदम तत्पर रहेंगे। अगर उन्हीं भी में से किसी को भी कह सकते हैं वेतन आप नहीं दे रहे हैं, वेतन कम दे रहे हैं, तो वो व्यक्ति कह सकते हैं आपके प्रति उतना वफादार नहीं रहेगा। यही इन सब चीज़ों के बारे में काफ़ी जो होते हैं अकबर काफ़ी समझदार होते हैं। उन्होंने सबसे पहले सैन्य व्यवस्था की व्यवस्थित करते हैं, उसके बाद शासन में जो भी सैनिक होते थे उनको नगद वेतन दिया जाता था। और इसके बाद अगला पॉइंट आपको बता दें, अगला पॉइंट होता है कि जैसे जो शेरशाह सूरी होते हैं उन्होंने घोड़े, जो अलाउद्दीन खिलजी होते हैं उन्होंने घोड़े दागने की भी प्रथा प्रारंभ की थी, और शेरशाह सूरी जो होते हैं उन्होंने भी किया था। तो इन दोनों क्या होता है, ये जब दोनों प्रथाएं होती हैं, ये अलाउद्दीन जो शेरशाह सूरी होते हैं, सूरी के जैसे जब 1545 से लेकर 1550 ईस्वी के बीच शेरशाह सूरी का कार्यकाल होता है। इस समय जब शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है उसके बाद जो घोड़े दागने की प्रथा थी ये समाप्त कर दी जाती है। लेकिन पुनः क्या होता है, अकबर का जब शासनकाल आता है उन्होंने घोड़े दागने की प्रथा को पुनः प्रारंभ कर देते हैं। क्या होता है यहाँ पे दूसरा बिंदु देखिए, घोड़े दागने की प्रथा को, घोड़े दागने की प्रथा को पुनः प्रारंभ किया। देखिए आपसे यहाँ कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपसे एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि मुगल काल का वह कौन सा शासक था, मुगल काल का वह कौन सा शासक था जिसके शासनकाल में घोड़े दागने की प्रथा को पुनः प्रारंभ किया गया, या कह सकते हैं पुनः शुरुआत किया गया। वह शासक कौन होते हैं? वे शासक होते हैं अकबर होते हैं, जिनके शासनकाल में जो घोड़े दागने की प्रथा होती है पुनः प्रारंभ की जाती है। वैसे अगर पूछा जाए दिल्ली सल्तनत की बात की जाए तो आपको बताइए अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में होता है। अगर आपको सूर्यवंश के बारे में पूछा जाए तो उसके शासक कौन होते हैं? शेरशाह सूरी के शासनकाल में जो घोड़े दागने की प्रथा होती है वो चलाया गया था। अब इसी के बाद हम लोग जान लेते हैं कि जैसे भी कोई भी किसी भी शासक में या कह सकते हैं किसी भी साम्राज्य में ये प्रथा क्यों प्रारंभ की गई, घोड़े दागने की प्रथा क्यों प्रारंभ की गई, आखिर ये आपको पहले बता दिया जा चुका है, लेकिन एक बार फिर से रिवीजन के तौर पे जान लीजिए कि जैसे देखिए क्या होता है, जब आपका जो सैनिक से कह सकते हैं सैनिक का संगठन होता है, सैन्य संगठन में आपके पास कितने घोड़े होते हैं, कितने व्यक्ति होते हैं, जो व्यक्ति आप होते हैं सैनिक होते हैं, आपके पास जिस हिसाब से घोड़े रहेंगे आपको उसी अनुसार आपको कह सकते हैं वेतन दिया जाएगा। पहले क्या होता था, जैसे जब घोड़े दागने की प्रथा नहीं थी उस समय क्या होता है, एक व्यक्ति एक ही घोड़े के लेके कई बार आ जाता था, तो उसमें जो उसका कह सकते हैं वेतन होता है, कह सकते हैं धन होता है, अधिक मिलता था। जब आपके पास एक ही घोड़ा रहेगा, अगर उस पर कोई भी घोड़े पे निशान लगा दिया जाता था, जब निशान लगा रहेगा तो उसकी काउंटिंग केवल एक बार हो पाएगी। अगर वो दोबारा आएगा तो उस पर निशान देखा जाएगा। तो इस वजह से उनके साथ कह सकते हैं भ्रष्टाचार और अत्यधिक धन लेने के इल्जाम में, या कह सकते हैं अत्यधिक धन लेने के लिए उन्हें मानहानि एक उनके प्रति कह सकते हैं कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसी वजह से जो अकबर होते हैं उन्होंने अपने शासनकाल में घोड़े दागते हैं, ताकि जो एक घोड़े की एक जो घोड़ा होगा उसको एक ही बार काउंट किया जाएगा, एक से अधिक बार नहीं किया जाएगा। इस वजह से जितने भी शासक होते हैं अपने साम्राज्य में ये कार्य करते हैं, घोड़े दागने की प्रथा। अब हम लोग अगले बिंदु के बारे में बात करते हैं। देखिए अगला बिंदु क्या होगा, अगला बिंदु होता है, और जो अकबर होते हैं, अकबर की बात की जाती है, उन्होंने घोड़े दागने की प्रथा कब प्रारंभ की थी? देखिए ये घोड़े दागने की प्रथा करते हैं 1773 में। इन्होंने घोड़े दागने की प्रथा कब प्रारंभ करते हैं? ये अपने घोड़े दागने की प्रथा प्रारंभ करते हैं 1573 ईस्वी में। कब होता है? 1573 ईस्वी में ये घोड़े दागने की प्रथा को प्रारंभ करते हैं। ये याद रखिएगा, फिर आपसे कभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 1573 ईस्वी में, या कह सकते हैं दिल्ली या मुगल शासक है
जो अकबर होते हैं उन्होंने अपने शासनकाल में घोड़े दागने की जो प्रथा प्रारंभ की थी वह किस सन में प्रारंभ किया था, या कह सकते हैं किस सन में पुनः या कह सकते हैं घोड़े दागने की प्रथा प्रारंभ करते हैं। ये याद रखिएगा 1573 ईस्वी में। आपके सामने ऐसे दे दीजिएगा 1573, 1673, 1773, 1473, ऐसे दे दीजिए, ऑप्शन दे दिया जाएगा, उसका सही उत्तर होगा 1573 ईस्वी में उन्होंने घोड़े दागने की प्रथा को पुनः प्रारंभ किया था। ये याद रखिएगा। अगला बिंदु लिखिए, देखिए अगला बिंदु क्या होता है। ये तो जैसे सैन्य व्यवस्था उन्होंने अपने व्यवस्थित करने के लिए सबसे पहले क्या कहते हैं, उन्होंने एक तो पुनर्गठन करते हैं सैनिकों को, अपने अपने साम्राज्य को सुदृढ़ करने के लिए सबसे पहले सैनिक का संगठन करते हैं। जब उनके पास सैनिक हो गए हैं, सैनिक होने के बाद अब उनके पास उस सैनिक को चलाने के लिए घोड़े भी होना चाहिए, अस्त्र भी होना चाहिए, ऐसे तमाम संसाधन की जरूरत होती है। इस वजह से उन्होंने एक क्रम में क्या करते हैं, पहले सैनिक की व्यवस्था करते हैं, उसके बाद उन्होंने जो उनके पास घोड़े होते हैं, अस्त्र होते हैं, उनको पुनः व्यवस्थित करते हैं। अगला क्या होता है, अब मनसबदारी क्या होते हैं, मनसबदारी की व्यवस्था करते हैं। क्या होता है मनसबदारी, मनसबदारी क्या होता था, मनसबदारी को एक पद होता था, क्या होता है सैन्य अधिकारियों में एक पद होता था। इन्होंने ये पद का प्रारंभ किया था। अगर इसकी बात की जाए तो मनसबदारी प्रथा होती है 1574-75 ईस्वी में। क्या होता है 1574-75 ईस्वी में उन्होंने मनसबदारी प्रथा प्रारंभ करते हैं। ये एक सैनिक श्रेणी होता है। क्या होता है, यहाँ पे लिखे सैन्य श्रेणी होता है। क्या होता है सैन्य श्रेणी, ये सैन्य श्रेणी होते हैं। इसमें कह सकते हैं जैसे जो अधिकारी होते हैं, जैसे पहले वायदे हो, यहाँ मान लीजिए आप राजा हो गए, राजा के बाद आपके सेनापति हो गए, सेनापति के बाद उसके बाद एक सैन्य विभाग होगा, जो सेना के अन्य मंत्री हो गए। उसके बाद इस तरह जो अधिकारी रैंक होते हैं, जिस तरह आप देखें कोई भी एग्जाम देते होंगे या एग्जाम के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, उसमें देखेंगे कई हायरार्की बनी होगी। पहले आपके उच्च अधिकारी होंगे, उसके बाद अपर अधिकारी होंगे, ऐसे तमाम तरीके के अधिकारी होते हैं। उसी तरह पहले भी होता था। जो सबसे देखा जाए तो उच्च अधिकारी होते थे, राजा होते थे, उसके बाद आपके जो सेनापति होते थे, वजीर होते थे, ऐसे तमाम तरीके से जो अधिकारी होते थे, उस तरह उस समय भी नियुक्ति चल रही थी। क्या होता है मनसबदारी, क्या होता है एक सैन्य श्रेणी होती है, या कह सकते हैं सैनिकों में एक पद होती है। और इसी के बाद बात कर लेते हैं, जैसे इन्होंने मनसबदारी प्रथा तो प्रारंभ कर दिया कि ये मनसबदारी प्रथा किस तरह की, किस प्रथा या कह सकते किस प्रकार या किस तरीके से इसका संचालन होता था। इसके संचालन की बात की जाती है, दशमलव प्रणाली होती थी। क्या होती थी, दशमलव प्रणाली, ये याद रखिएगा। क्या होती थी, दशमलव प्रणाली, दशमलव प्रणाली। अब दशमलव प्रणाली का क्या मतलब होता है, दशमलव प्रणाली की बात की जाए तो जैसे आपके पास कई से, यहाँ मान लीजिए आपके पास कई सैनिक हैं। एक सैनिकों का जो होता है सैनिक संगठन होता है। सैनिक संगठन में एक जो सैनिक संगठन होता है उसमें कई सैनिक होते हैं। जब कई सैनिक हो गए, उन सैनिकों में से कुछ सैनिकों को सिलेक्ट किया जाएगा या कुछ सैनिकों को चुना जाएगा। उन चुने गए हुए सैनिकों को उनमें से इस प्रणाली पे कह सकते हैं मनसबदारी प्रथा पे, या कह सकते हैं मनसबदारी जो पद होता था उस पर नियुक्त किया जाता था। जैसे वर्तमान समय में बात की जाए, जैसे आप जाते हैं बीएसएफ में सिलेक्शन होता है, बीएसएफ में सिलेक्शन होने के बाद उसमें से लगभग कुछ परसेंट लोगों को ही आपका जो होता है, उसमें से कुछ परसेंट लोग जो भी व्यक्ति होते हैं उनको ब्लैक कमांडो के लिए ट्रेनिंग दिया जाता है। उसी तरह देखा जाए तो पहले क्या होता था, जो सैनिक संगठन होता था, जैसे आपको सैनिकों में भर्ती कर लिया गया, रैंडम आपको सैनिक में भर्ती कर लिया गया। भर्ती करने के पश्चात आपकी अगर कुशलता और योग्यता देखा जाएगा, आप अगर उस पद के लिए कुशल और योग्य है तो आपका चयन किया जाएगा। चयन करने के पश्चात उसके बाद आपका पुनः परीक्षण किया जाएगा। परीक्षण करने के बाद तब आपको ये मनसबदारी या कह सकते जो मनसब पद होता था, मनसबदारी पद होता था, उसको दिया जाएगा, ताकि आप उस पद पर रहते हुए और जो अकबर होते हैं, अकबर की जो कह सकते हैं प्रशासन नीति होती थी, उसको पालन करवाने में या कह सकते उसको क्रियान्वयन करने में आप कितना हद तक है जो अकबर होते हैं उनका सहयोग दे सकते हैं। ये प्रथा प्रारंभ की गई थी, ये याद रखिएगा। अब हम लोग अगले बिंदु के बारे में बात करते हैं, ये अगले पॉइंट दे। ये जो मनसबदारी प्रथा होती है, आखिर इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, कैसे होती है, इसके बारे में जान लेते हैं। जो मनसबदारी प्रथा होती है, बात की जाती है मध्य एशिया से प्रारंभ होता है। कहाँ से, मध्य एशिया से। जो मनसबदारी प्रथा कहाँ से होती है, ये याद रखिए मध्य एशिया। अब मध्य एशिया में किस स्थान से, एक तो पर्टिकुलर कोई स्थान तो होगा ही, किसी भी राज्य में कह सकते हैं, किसी भी देश में अगर कोई नियम कानून बन रहा है तो एक तो राज्य होगा। जैसे आपसे कोई पूछ ले कि चलिए मान लीजिए आदित्य योगीनाथ है, भारत के किसी राज्य के सीएम हैं, तो वो भारत के किसी भी राज्य के सीएम है, ये तो सबको पता है, लेकिन किस राज्य के हैं, किस स्थान पे हैं, या उनका संसद में चयन किस स्थान पे होता है, ये आपको जानना है। तो जहाँ होता है मध्य एशिया से, तो उनका जो होता है मनसबदारी प्रथा प्रारंभ होती है। मनसबदारी जो पद होता है वो प्रारंभ होता है। अब ये जान लेते हैं मध्य एशिया के किसके अंतर्गत ये होता है, मंगोलिया जो क्षेत्र होता है। कौन सा, मंगोलिया जो क्षेत्र है, मंगोलिया जो क्षेत्र होता है वहां से ये प्रथा प्रारंभ होती है।
और इसी के साथ आपको बताया गया था जो मुगल काल के या कह सकें मुगल शासक होते हैं, इनका संबंध भी बात किया जाए तो जो चंगेज खां होते थे, कौन थे? चंगेज खां से जो बाबर हैं, आप देख लीजिए, आपको बताया गया था बाबर जो होते हैं चंगेज खां के भी वंशज होते हैं, और तैमूर, दो वंशजों के कह सकते हैं, दो महान योद्धा वंशजों के संयोग से जो बाबर होता है उनका जन्म होता है। एक तरफ जो उनके पिता होते हैं तैमूर वंश से होते हैं, उनके माता का संबंध जो होता था वो होता था चंगेज खां के वंशजों से। इन दोनों के वंशजों से संयुक्त रूप से बाबर पैदा होते हैं। बाबर के बाद उसके बाद जो उनके शासक होते हैं हुमायूं होते हैं। हुमायूं के पुत्र कौन थे? जलालुद्दीन अकबर थे। इस तरह देखा जाए तो इन्होंने इस प्रथा का जो उनके कह सकते हैं दादा थे, अकबर के जो दादा थे, उन्हीं की प्रथा को उन्होंने पुनः प्रारंभ कर देते हैं। क्या होता है ये याद रखिएगा, उनके दादा जो थे उन्हीं की प्रथा को उन्होंने पुनः प्रारंभ कर देते हैं। अब हम लोग अगले बिंदु के बारे में बात करते हैं। अगला बिंदु देखिए क्या है। अगले बिंदु की बात करते हैं। अगला बिंदु हम लिखेंगे उनके जो दीवानी व्यवस्था होती थी। दीवानी व्यवस्था क्या होती थी? देखिए, दीवानी व्यवस्था की बात की जाए तो जो दीवानी का मतलब होता है, एक तो मान लीजिए इसको खजाना विभाग। क्या होता है? खजाना विभाग या राजस्व विभाग की बात कर लीजिए। खजाना विभाग या राजस्व विभाग। अब इसमें क्या कार्य होगा? राजस्व विभाग। देखिए, जो अकबर होते हैं उन्होंने साम्राज्य विस्तार के लिए सबसे पहले जो उनके प्रजा होती थी या कह सकते हैं जो दूसरे भी समुदाय के लोग थे या संप्रदाय के लोग थे, उन दोनों को एक करते हैं। ये तो अपना करते हैं आंतरिक कार्य पे, कह सकते हैं जो उनके आंतरिक प्रशासनिक विभाग होते हैं उन सबके कार्य करते हैं, ताकि उनके साम्राज्य में विद्रोह ना हो सके। विद्रोह ना हो तो वो अन्य राज्यों पर आसानी से आक्रमण कर सके, आक्रमण करने के पश्चात विजय प्राप्त कर सकें। अगर उनके साम्राज्य में कह सकते हैं उनके घर में ही जब विद्रोह होता रहेगा तो वो बाहरी क्षेत्र पर क्या वे विद्रोह करेंगे? वे देखा जाए तो हर समय आंतरिक विद्रोह में दबे रहेंगे या आंतरिक विद्रोह को शांत करने में लगे रहेंगे। इस वजह से वे अपने साम्राज्य विस्तार नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से जो अकबर होते हैं दूरदृष्टि सोच के राजा होते हैं, उन्होंने ये कार्य करते हैं। सबसे पहले सभी लोगों को या कह सकते हैं अपने साम्राज्य के सभी लोगों को अपने साथ मिलाते हैं। साथ मिलाने के पश्चात उसके बाद वे अन्य राज्यों पर आक्रमण करते हैं। देखिए, एक तो उन्होंने क्या करते हैं, सबसे पहले अपने सभी सभी प्रजा को प्रसन्न करते हैं। दूसरा, उसके बाद फिर क्या करते हैं? पहले पे तो ये कर लेते हैं, दूसरे पे उन्होंने करते हैं जो उनकी सैन्य संगठन होती हैं, सैन्य संगठन को पुनः मजबूत करते हैं। ये तो कर लेते हैं। उसके बाद अगर जब सैन्य संगठन को मजबूत कर लेंगे या कुछ भी कर लेंगे तो उनको तो वेतन तो देना पड़ेगा। आखिर वे वेतन कहाँ से आता है, इस विभाग का क्या नाम होता है, क्या कार्य होता है, ऐसे तमाम बिंदु के बारे में हम लोग अगला जो पॉइंट ऑफ की बात करेंगे, जो दीवान होता है या खजाना विभाग होता है, इसके बारे में बात करेंगे। आखिर ये जो दीवान या खजाना विभाग होता है सबसे पहले कहाँ से लिया गया था, किस भाषा का शब्द है, ये जान लीजिए। देखिए, अगर दीवान की बात की जाती है किस भाषा का शब्द है, देखिए अक्सर करके जो भी जितने भी रहे होंगे जो मुगल काल के कह सकते हैं मुगल काल के शासक थे, वे सभी फारसी भाषा या कह सकते फारसी क्षेत्र से संबंधित है इनका। दीवान भाषा क्या होता है? दीवान जो शब्द होता है किस भाषा से है? ये फारसी भाषा से, याद रखिएगा, फारसी भाषा से। ये फारसी भाषा का शब्द होता है, ये याद रखिए। कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लेता है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है या पूछा जाता है कि या पूछे जाने की संभावना भी हो सकती है कि जो दीवान विभाग होता है या कह सकते हैं जो दीवान होता है वह किस भाषा का शब्द है। आपके सामने 4 ऑप्शन दे दिए गए। एक तो फारसी दे दिए गए, दूसरे तुर्की दे दिए गए, चौथा तीसरा अरबी दे दिए गए, और चौथा कोई भी है कि मंगोलिया भाषा दे दी है। ऐसे तमाम कह सकते हैं कि जैसे जो क्वेश्चन पूछे गए दीवान विभाग किससे संबंधित है, तो जो उस समय के राजा होंगे, जो लगभग उनके यहाँ जो भी पुस्तकें, जो भी कवि होंगे या कह सकते हैं लेखक होंगे, जिस भाषा में पुस्तकें लिखेंगे उसी तरीके से आपको भाषा दे दिया जाएगा। जैसे अकबर के शासनकाल में या बाबर के शासनकाल में, हुमायूं के शासनकाल में, या आप कह सकते हैं जो मुगल काल होता है, मुगल काल में जितने भी लेखक रहे होंगे उन्होंने किस भाषा पे अधिक ज़्यादा जोर दिया है, ऐसे तमाम तरीके के जो भाषाएं होंगी उनका प्रयोग करके आपसे ऑप्शन पूछ दिया जाएगा। दीवान किस शब्द का कह सकते किस भाषा का शब्द है, ये याद रखिएगा। अब इसी के साथ साथ हम लोग जान लेते हैं कि इस शब्द का सबसे पहले जो उपयोग तो हो गया या कह सकते किस भाषा का है, फारसी भाषा का शब्द है। आखिर इसका उपयोग किसने किया था, इसके बारे में जान लेते हैं। इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग करते हैं जो खलीफा होते हैं। कौन होते हैं? खलीफा। कहाँ के खलीफा होते हैं? खलीफा जो होते हैं इस्लाम धर्म के जो होते हैं धर्मगुरु होते हैं। इन्हीं के संरक्षण में कह सकते हैं, इन्हीं के निरीक्षण में जो भी इस्लामिक कार्य होते थे, जो धर्म के अनुसार कार्य किए जाते थे, वह खलीफा के ही अनुसार किया जाता था। जिस तरह कह सकते हैं जो हिंदू धर्म होते हैं, शंकराचार्य होते हैं या प्राचार्य होते हैं या जो आचार्य होते हैं या जो पंडित जी होते हैं, ऐसे जो तमाम तरीके के हिंदू धर्म में जो धार्मिक गुरु होते हैं, उसी तरह इस्लाम धर्म में जो होते हैं खलीफा हो गए। ये कार्य करता था। उनके कौन थे? उमर से खलीफा उमर थे। कौन से? ये याद रखिए, उमर थे। उमर नाम में देखिए उमर कैसे लग रहा है। उमर जो थे खलीफा उमर तो है, इन्हीं के शासनकाल में ये सबसे पहले
विभाग प्रारंभ किया गया था। क्या होता है, या कह सकते हैं मुसलमानों ने अपनाया था। मुसलमानों ने अपनाया था। क्यों अपनाया था? देखिए, जब इनके जो मुसलमान या कह सकते हैं इस्लाम जो धर्म थे, उनके जब धर्म गुरु ही ने इस शब्द का कह सकते हैं इस विभाग की स्थापना करते तो जाहिर सी बात है जो उनके अनुयायी हो गए वे उन्हीं के द्वारा कही गई बातों का या उन्हीं के द्वारा जो भी उन्होंने कार्य किया होगा उन्हीं का तो अनुसरण करेंगे। जो खलीफा उमर होते हैं उन्होंने जब इस जो दीवान विभाग होता है इसकी स्थापना करते हैं तो जो मुसलमान विभाग या कह सकते हैं जो मुसलमान होंगे उन्हीं की भाषाओं का या कह सकते हैं उन्हीं के जो विभाग होगा या कह सकते हैं उन्हीं के अनुयायी होंगे उन भाषाओं का या कह सकते हैं उन विभागों का प्रयोग करेंगे। तो वही कार्य करते हैं जो अकबर होते हैं उन्होंने करते हैं। ये कार्य इसलिए किया जाता है ताकि जो मुस्लिम वर्ग है कह सकते हैं मुस्लिम वर्ग हो सकता है हिंदू वर्ग को सम्मिलित करने के पश्चात उनके बीच में थोड़ा मतभेद हुआ होगा तो उन मतभेदों को कम करने के लिए कहीं ना कहीं जो बाब अकबर थे उन्होंने इसका समर्थन करते हैं ताकि साम्राज्य में और शांति का माहौल बना रहे। अब हम लोग अगले बिंदु की बात करते हैं। अगले बिंदु जो होता है, अब बात कर लेते हैं जैसे जो अकबर का शासनकाल ही बात की जाए। शासनकाल कब से कब है? 1556 से लेके 1605 ईस्वी के बीच ये अकबर का शासनकाल है। जब इन्होंने जो अकबर होते हैं शासनकाल में अपने गद्दी पे आसीन होते हैं अपने साम्राज्य के लिए राजा जब नियुक्त होते हैं उनके शासनकाल में 9 वर्ष से लेके 30 वर्ष तक का 9वें वर्ष से लेके शासनकाल की याद रखिए यहाँ लिखिए शासनकाल से 9वें वर्ष से लेकर 30वें वर्ष तक इस पद पर कौन थे इनके शासनकाल में? देखा जाए तो जो दीवान विभाग पे इस पद पे उस समय कौन नियुक्त था? उस समय नियुक्त थे मुजफ्फर खां तुर्बती थे। इस पद पे कौन थे इनके शासनकाल में? उस समय इनके शासनकाल में थे मुजफ्फर खां, यहाँ पे लिखिए मुजफ्फर खां तुर्बती। कौन थे? तुर्बती। ये याद रखिएगा। आपसे अगर कभी कल क्वेश्चन पूछ ले कि जो अकबर होते हैं उनके शासनकाल में दीवानी विभाग पे कि कौन नियुक्त था या कह सकते हैं किसको नियुक्त किया गया था तो होते हैं मुजफ्फर खां तुर्बती। कौन थे? मुजफ्फर खां तुर्बती। ये याद रखिएगा। और इसी के साथ देखिए इस विभाग में राजा टोडरमल आपने सुना होगा। राजा टोडरमल ये राजा नहीं थे, इनकी ये उपाधि दी गई थी राजा टोडरमल। और एक थे क्या नाम था उनका? देखिए ये तो मुजफ्फर खां तुर्बती थे, दूसरा राजा टोडरमल थे और तीसरा जो उनके एक अन्य भी इस पद पे नियुक्त थे उनका नाम था ख्वाजा शाह मंसूर। कौन थे? ख्वाजा शाह मंसूर। तीसरे कौन थे? ख्वाजा शाह मंसूर। ये 3 व्यक्ति थे, कह सकते हैं 3 लोग थे जिनको दीवानी पद पे अकबर के शासनकाल में नियुक्त किया था। कौन थे? मुजफ्फर खां तुर्बती, राजा टोडरमल और ख्वाजा शाह मंसूर होते हैं। क्या होते हैं? ख्वाजा शाह मंसूर होते हैं, मंसूरी नहीं, याद रखिएगा। ख्वाजा शाह मंसूर होते हैं, ये याद रखिएगा। ये 3 व्यक्ति थे जिनको दीवानी पद पर नियुक्त किया जाता है। और इसी के साथ देखिए ये क्या होता है आपको बताएगा राजस्व विभाग होता है। राजस्व विभाग का मतलब आपको इसमें धन का आय व्यय जहाँ से होता है ऐसे तमाम बिंदुओं के बारे में इस विभाग में देखा जाता है या कैसे भी इस विभाग में बात किया जाता है। आप इसको कह सकते हैं ये आर्थिक विभाग भी होता है। यह देखिए आर्थिक विभाग या राजस्व विभाग भी कहा जाता था। आर्थिक विभाग प्लस राजस्व विभाग होता था। क्या होता था? आर्थिक विभाग या राजस्व विभाग कह सकते हैं इसको। क्या होता है एक बार याद रखिए, जैसे जो अकबर होते हैं उन्होंने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए क्या क्या कार्य करते हैं। उन्होंने ऐसा सभी कार्य करते हैं जिससे उनको साम्राज्य को सुदृढ़ मिल सके। सबसे पहले उन्होंने अपने साम्राज्य के विस्तार करने के लिए जो आसपास के क्षेत्र थे उन्होंने उन पर अधिकार करते हैं। जैसे आप कह सकते हैं मालवा का क्षेत्र हुआ, गोंडवाना का क्षेत्र हुआ, या फिर दक्षिण भारत के कुछ राज्य होते हैं उनको जीतते हैं। जीतने के पश्चात उसमें जो कुछ भाग होते हैं, जैसे 3 ऐसे क्षेत्र होते हैं दक्षिण भारत के जिन्होंने उनकी मंशा कह सकते हैं अधिकारी कह सकते हैं उनकी बातों को मानने से इनकार करते हैं। जैसे गोलकुंड, विजयनगर और बरार ऐसे 3 क्षेत्र थे जो उनकी अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं। उसके पश्चात उन्होंने जो कुछ क्षेत्र विजित करने के पश्चात वहाँ 3 नए सूबे स्थापित करते हैं। अकबर के शासनकाल में टोटल देखा जाए तो सूबों की संख्या 15 होती है। फिर उन्होंने अपने साम्राज्य को सुदृढ़ करने के लिए वहाँ की जो हिंदू मुस्लिम एकता को उन्होंने एकता स्थापित करते हैं। उसके बाद अपने जो उनके सैनिक संगठन होते हैं सैनिक संगठन पर उन्होंने कार्य करते हैं ताकि जो उनका सैन्य व्यवस्था हो काफ़ी मजबूत रहेगा। तो साम्राज्य में ना ही कोई विद्रोह होने की शंका रहेगी और ना ही तख्ता पलट होने की कोई संभावना रहेगी। इसके साथ अब तो ये सैनिक होते
सबसे पहले उन्होंने अपने प्रजा के खुश करते हैं, उसके बाद सैनिक संगठन व्यवस्थित करते हैं, मजबूत करते हैं। अब इन सभी को मजबूत करने के लिए कह सकते हैं राजस्व कहाँ से आएगा, कितना व्यय आएगा, या कह सकते हैं कहाँ से धन आएगा, इन सब के बारे में उन्होंने फिर अपने जो दीवान विभाग होता है उसकी स्थापना करते हैं। और उस स्थापना करने के पश्चात उन्होंने, अब आपको बताया जाएगा इसके जो अगली कक्षा जो होगी, अब आपको बताया जाएगा वहाँ से कितना कर लिया जाता था, वह कर कैसे कैसे ग्रहण या कह सकते हैं कैसे कैसे प्राप्त किया जाता था, फिर किस तरह से साम्राज्य में कह सकते हैं अकबर के पास आता था। उसके बाद उस पे आपको बताया गया जो दीवानी विभाग होता है, जो अकबर के शासनकाल में 3 लोगों को दीवानी विभाग पे नियुक्त किया जाता था। मुजफ्फर खां तुर्बती होते हैं, राजा टोडरमल होते हैं और ख्वाजा शाह मंसूर होते हैं। ये 3 व्यक्ति को दीवानी विभाग पे नियुक्त किया जाता था, ताकि इन्होंने जो राजा की कह सकते हैं योजनाएं हैं, या जो अकबर होते हैं उन्होंने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए जो रणनीतियाँ अपनाई होती हैं, उन रणनीतियों पे खरा उतरने के लिए इन तीनों ने उनका सहयोग करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।